हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। लास्ट क्लास में आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। टोटल हम 50 एमसीक्यूज ऑलरेडी कर चुके हैं। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, पहले जाकर वो 50 एमसीक्यूज का एक वीडियो जो बना रखा है वो जरूर जाके देखे। अच्छा, अब क्या करें सर? अब हम बचे हुए एमसीक्यूज कर लेते हैं। टोटल 111 एमसीक्यूज हैं। 111 मतलब 111 एमसीक्यूज है, जिसमें से अभी तक 50 हुए हैं, तो अभी 61 एमसीक्यूज और बाकी हैं। तो वो सारे एमसीक्यूज आज ही की क्लास में हम कवर कर देंगे। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ। सारे एमसीक्यूज जरूर करना। क्यों? क्योंकि सर कौन सा एमसीक्यू आ जाएगा एग्जाम में पता थोड़ा ना चलता है। तो टोटल 111 एमसीक्यूज करके जाएंगे ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आके रहता है। वो नहीं आएगा तो उसके जैसा कोई आएगा, उसका ही भाई कोई आएगा, है ना। देखो, क्वेश्चन नंबर 51। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। दो कंपनी है, उनका स्टॉक दे रखा है, रिटर्न है, वेरियंसेस है, वेट दे रखा है। वेरियंस है 441%, तो 441 का रूट कर दूं अगर मैं, तो स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा 21, और 256 का अगर मैं रूट करूं तो ये आ जाएगा 16। अगर तुमको कोई कैलकुलेशन डायरेक्टली आती भी हो, डायरेक्टली बन, जैसे तुमको पता है 256 का रूट क्या होता है, 16 होता है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि एक बार कैलकुलेटर से कर लेना चाहिए। कभी कभी हमारे दिमाग में क्या होता है, कुछ गलत अमाउंट फीड हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो तुम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेटर जरूर यूज करना। वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो आपको दे रखा है, ठीक है जी। वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो देगा। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द स्टॉक अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताना है। तो देखो, इसमें आप है ना, वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला लगाना। क्या लगाओगे? स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स सिक्योरिटी इनटू वेट ऑफ एक्स सिक्योरिटी का होल स्क्वायर, प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई सिक्योरिटी इनटू वेट ऑफ वाई सिक्योरिटी का होल स्क्वायर, प्लस 2 into standard division of x weight of x standard division of y weight of y into correlation between x and y। बस रूट मत लगाना, क्योंकि हमने आंसर में वेरिएंस ली है। अब वेरिएंस कितना है? 122। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x कितना? 21। वेट कितना? 0.60, स्क्वायर कर दो। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y 16 है, वेट ऑफ y 0.40 है, स्क्वायर कर दो। प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x 21 है, वेट 0.60 है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y 16 है, वेट 0.40 है, और कोरिलेशन बिटवीन x एंड y कितना? सर वही तो पता करना है। ओके, तो बस ये 122, फिर 21 इंटू 0.60 इंटू इक्वल टू किया 158.76, फिर उसके बाद 16 इंटू 0.4 इंटू इक्वल टू किया तो 40.96। ओके, और फिर 2 इंटू 21 इंटू 0.6 इंटू 16 इंटू 0.4 इंटू इंटू तो पता ही नहीं, कोरिलेशन 161.28 मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब सॉल्व करना होगा तो क्या करना होगा तुमको? ये 122 में माइनस करेंगे 158.76, लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस और क्या करेंगे? 14.96 कर देंगे, ये वैल्यू आ गई। डिवाइड में क्या लेके जाएंगे? जो मल्टीप्लाई में राइट साइड 161.28, उधर डिवाइड में 161.28, या माइनस का 0.48189, तो 0.48 अगले ने कहा था अप्रोक्सीमेटली, बता दिया। चलिए डन। नेक्स्ट, तो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई हमने पता कर दिया है। द शार्प रेशियो एंड ट्रेनर रेशियो ऑफ सोंटा इक्विटी आपको दे रखा है। रिस्क प्रीमियम ऑन द फंड दे रखा है। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ फंड रिटर्न दे रखा है। द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट इंडेक्स इज 9.56। कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये हमने कल एक क्वेश्चन किया था इसका, और मैंने कहा था आप इसका रिलेशन ऐसे याद कर लेना, ट्रेनर रेशियो डिवाइड बाय शार्प रेशियो इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट अपॉन कोरिलेशन बिटवीन फंड एंड मार्केट। कोरिलेशन बिटवीन फंड एंड मार्केट। ओके, नाउ ट्रेनर रेशियो कितना है? ट्रेनर रेशियो आपका 4.16, शार्प रेशियो 0.37, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट ये हमको दे रखा था। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ फंड रिटर्न मत लेना, गलत हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट चाहिएगा 9.56, और कोरिलेशन बिटवीन फंड एंड मार्केट ये पता करना है। कोरिलेशन बिटवीन फंड एंड मार्केट कैसा आएगा? 9.56 से 9.56 को मल्टीप्लाई कर दो 0.37 क्रॉस, और डिवाइड कर दो किससे? 4.16 से। डिवाइड बाय 4.16, 0.85 आ रहा है, 0.85। ओके,
तो सिंपली ये लो जी आंसर आ गया, है ना, डायरेक्ट आ जाएगा 0.85। ओके डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू अ म्यूचुअल फंड स्कीम। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू अ म्यूचुअल फंड स्कीम। ये याद रख लेना तुम लोग, है ना, ऐसा 2 बार एग्जाम में आया हुआ है, जो भी ये तुमको याद करना है ना, ध्यान रख के कब वापस दे दे ये लोग। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू म्यूचुअल फंड स्कीम बता रखा है, क्या क्या है भैया। आईटी एंड आईटीईएस में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट इन शेयर इंडेक्स सेशन दे रखा है, परचेज डेट का, वैल्यूएशन डेट का, आउटस्टैंडिंग शेयर्स दे रखे हैं, एनएवी पर यूनिट पूछा गया है। तो बता दो एनएवी पर यूनिट, अब किस दिन का पूछा है तो बताया नहीं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, परचेज वैल्यूएशन डेट का पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, ये 28 डिवाइड बाय 1750, 28 डिवाइड बाय 1750 इंटू कर देना 2950, इंटू कर देना 2950, तो ये आ गया 47.2 लाख प्लस 15 डिवाइडेड बाय 1375 इंटू कर देना 2475, मतलब जो इंडेक्स ऑन द परचेज डेट उसको डिवाइड करना और इंडेक्स ऑन द वैल्यूएशन डेट को मल्टीप्लाई कर देना, ये 27 लाख आ गया, 27 लाख। ये टोटल वैल्यूएशन आ गया इन दोनों सेक्टर में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था शेयर्स में, डिवाइड बाय 1.25 लाख, ये यूनिट्स आ गई। तो 47.2 प्लस 27 डिवाइड बाय 1.25, 59.36 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ जेएमबी म्यूचुअल फंड इनकम प्लान। Mr. Quas want to purchase units of this scheme, the per unit price he will pay, तो NAV per unit पूछा है कितना होगा, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिसीवेबल्स और एक्रूड इनकम और अदर करंट एसेट को तो कर देना ऐड, लाइबिलिटीज को कर देना माइनस, एक्रूड एक्सपेंसेस को कर देना माइनस, और फिर नंबर ऑफ यूनिट से कर देना डिवाइड। ओके ये आपके पास NAV आ जाएगा, NAV आ जाएगा, देखो कितना आएगा 4169.04 ओके, प्लस 325.76 प्लस 95.48 प्लस 962.68, माइनस कर देता हूं 977.12, माइनस कर देता हूं 225.84, 4350 आ गया, 4350। तो टोटल फंड वैल्यू आ गया 4350 लाख, और उसको अगर हम 300 लाख नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, नेट एसेट जो आया डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स किया, तो एनएवी आ जाएगा, एनएवी डिवाइड बाय 300, 14.5, 14.5। अब बस एंट्री लोड दे रखा है तुमको, एंट्री लोड पे क्या करना तुम लोग, तुम्हारे पास ऑफर प्राइस पर यूनिट प्राइस आ जाएगा, पर यूनिट प्राइस यहाँ एनएवी नहीं है, परचेज प्राइस बताना होगा। सो परचेज प्राइस क्या रहेगा तुम्हारा, जो भी एनएवी है डिवाइड बाय क्या करना 1 माइनस एंट्री लोड, कभी ये डिवाइड में कर ले आते हैं 1 माइनस, और कभी ये है ना मल्टीप्लाई में भी करते हैं, देखेंगे अभी है ना, बताऊंगा तुमको, मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.03, देखना 14.5 अभी तो नहीं, चलो कंप्लीट जो शीट बना रखी है उसमें होगा 14.948, 14.948 दैट इज 95 डन। ज्यादातर तो अपने को इसी तरीके से करना है, वो तो एक क्वेश्चन है, वो सीए के अंदर जनरल वैसा चलता है, अपने यहाँ पे ऐसा ही चलता है कि एनएवी डिवाइड बाय क्या कर दोगे 1 माइनस एंट्री लोड कर दोगे, तो आपका ऑफर प्राइस आ जाएगा, परचेज प्राइस आ जाएगा। नाउ 55, मिस बृष्टि इज considering an investment in mutual fund with a 2% load as another alternative. She can also invest in a bank deposit paying 8% interest. Her investment planning period is 4 years, 4 साल का उसका planning period है। Examine what should be the annual rate of return on the mutual fund so that she prefer the investment in the fund to the investment in the bank deposit. कितना कमाए म्यूचुअल फंड पे कि उसको बैंक डिपॉजिट के बजाय ये अच्छा लगे, तो सिंपल कैसे होगा सर, बैंक डिपॉजिट में कितना कमा सकती है वो 8% कमा सकती है, और 4 साल का इन्होंने दिया है, यहाँ पर 4 साल का इन्होंने दिया है कि भाई 4 साल के अंदर कितना कमा लेंगे। तो देखो कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। तो सर हम इसमें सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो 8% है 4 साल के लिए, आप 4 साल का टाइम पीरियड दिया है यहाँ पर, 4 साल का, ये वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है कि भाई हम बाहर इतना कमा रहे थे
डिवाइड बाय, अब हम क्या करेंगे, हम हमारा 1 माइनस एंट्री लोड करके प्लस एनुअल खर्चा, वो क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं है जो अपन म्यूचुअल फंड में करते हैं, थोड़ा अलग है। तो देखो बैंक में अगर डिपॉजिट करवाते हो, अगर आप बैंक डिपॉजिट करवाते हैं अगर आप, तो बैंक डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं तो 8% इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर मैं 1 रुपए की बात करूं तो 1 रुपया आपका कितना बन जाएगा सर, अगर मैं 1 रुपया ही इन्वेस्ट करता हूं तो प्लस 8% 1 साल, प्लस 8% 2 साल, प्लस 8% 3 साल, प्लस 8% 4 साल, डन। कितना हो जाएगा, 1 + 8% 1 2 3 और 4, ये हो जाएगा 1.36049 कर देता हूं। ओके, ये तो हुआ बैंक डिपॉजिट। अब उसके बाद म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होगा, म्यूचुअल फंड में आज पैसा लगाओगे कितना, म्यूचुअल फंड में अगर मैं मान लो 1 रुपया लगाता हूं तो 2% तो वो एंट्री लोड पे काट लेंगे, तो 0.98 रुपीज इन्वेस्टेड होगा। अब अपने को क्या करना होगा, यहां पर अपने को वेट, यहां पर अपने को क्या करना होगा, यहां पर अपने को सिंपल फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + 8 टू द पावर n का फॉर्मूला लगाना है। प्रेजेंट वैल्यू म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट रहेगा, 0.98, और कमाना कितना है, बैंक डिपॉजिट जितना 1.36049। ओके, रेट पता करनी है, कर देंगे टू द पावर n, n कितना 4, सॉल्व कर दो, कैसे आएगा, r इक्वल्स टू 1.36049 डिवाइडेड बाय 0.98, और पावर जब शिफ्ट होगी तो 1/4, और जो 1 शिफ्ट होगा -1, कैसा आएगा 1.36049 डिवाइडेड बाय 0.98, और जो वैल्यू आएगा उसको पावर 1/4, 1/4 करना बड़ा इजी है, 2 बार रूट का बटन प्रेस कर देंगे और माइनस कर देंगे 1, या 8.08 आया 0.0854, तो इंटू 100 कर देता हूँ ना पहले, 8.5468, 5468 मतलब 8.55, 8.55। तो बड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा अलग टाइप का, बड़ा सिंपल था लेकिन, है ना, कि भाई बैंक डिपॉजिट करते हो अगर आप तो 1 रुपया आपका कितना बन जाएगा 4 साल बाद, 1.36049। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो पहली बात, वो जो 1 रुपया आपने लगाया ना, वो एक्चुअली इन्वेस्टेड आगे कितना रहेगा, 0.98 इन्वेस्टेड रहेगा, क्योंकि 2% आपका एंट्री लोड लग जाएगा, तो 1 में से आपने 2% लेस किया तो 0.98। अब 0.98 अगर आप इन्वेस्ट करते हो और आपको चाहिए कि भैया 4 साल बाद वो 1.36049 हो जाए, तो वो रेट क्या रहेगा जो आप कमाने वाले हैं। ठीक है, चलो डन, आ जाएगा सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, मिस रुद्र, on 1st August 2023, during initial offer of AB Mutual Fund invested in 10,000 units having face value 10 रुपए for each unit. On 31st March 2023, dividend declared given by the mutual fund was 10%, and Miss Rudra realized that her annualized yield is 150%. What is the NAV? तो देखो पहले तो उसका एनुअलाइज यील्ड अगर 150% है तो उसका होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना होगा, वो देखो होल्डिंग पीरियड रिटर्न, सर अगस्त में इन्वेस्ट किया तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, 8 महीने का, तो 150% तो 12 महीने का है ना, तो 8 महीने का कितना होएगा, 150 डिवाइड बाय 12 इंटू 8, 100%। ओके, 100% इन्होंने कमाया। अब बात ये आती है कि 100% जब कमाया है तो क्या रहेगा, सर देखो ऐसा था कि 10,000 यूनिट्स थी, एक यूनिट 10 रुपए का है तो 1 लाख रुपए हो गया। 1 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए उस पर आप 100% कमा रहे हो, 100% कमा रहे हो। ओके, तो ये 1 लाख पर आप 100% कमाए, ये 1 लाख रुपए और इस पर आप 100% कमाए, तो 2 लाख हो गए। लेकिन 2 लाख में से डिविडेंड कितना दे दिया, डिविडेंड दिया सर 10 रुपए यूनिट फेस वैल्यू था, 10% डिविडेंड दिया गया, तो 10,000 यूनिट्स 10 रुपए फेस वैल्यू और 10% क्या है, डिविडेंड का अमाउंट है। तो देख लो 2 लाख रुपए तो ये हो गए, 2 लाख में से तुम 10,000 रुपए का डिविडेंड हटा दो, डिविडेंड, ये डिविडेंड लिख देता हूं, 1,90,000 रुपए, 1,90,000, और इस 190 को तुम वापस 10,000 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा अपने आप तुम्हारे पास 19 रुपीज। तो कुछ नहीं है जी, एनएवी पूछा था, एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू, मतलब टोटल एसेट
माइनस लाइबिलिटीज। तो सिंपली 10,000 यूनिट था, 10 रुपए वाला था, बढ़ कितने से गया, हमने देखा क्लोजिंग वैल्यू, क्लोजिंग में से डिविडेंड जो लेस करना था कर दिया, जो आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब कितना बचा फंड वैल्यू, 1,90,000। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फंड वैल्यू कम होगा ना। अब बचा 190, 190 डिवाइड बाय 10,000 करोगे 19 रुपए आ जाएगा, सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। बी कैन अर्न, ये वो क्वेश्चन है जो अपन बात कर रहे थे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बी कैन अर्न 18% बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर ऑन हिज ओन। आप अपने लेवल पे 18% कमा सकते हो। अब वो अनाउंस्ड इक्विटी फंड में लगा रहा है, इनिशियल एक्सपेंसेस 1% है, हर साल का खर्चा 2% है, बताइए कितना कमाए। तो भैया सिंपल 18 डिवाइड बाय 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस कितने 1%, ओके, प्लस और कितना कमाना आपको 2%। तो 18 डिवाइडेड बाय 0.99 प्लस 2% खर्चे के लिए कमाना है। तो 18 डिवाइड बाय 0.99 प्लस 0.02, 0.02 नहीं, या तो यहाँ पे 0.18 लो तब 0.02 लेना। तो 0.18 डिवाइडेड बाय 0.99 किया प्लस 0.02 किया 0.2018। हाँ, एक ये ध्यान रखना ना, गलती कर सकते हो। 0.18 लोगे 18% को तब 0.02 लेना है। अगर केवल 18 लेते हो तो फिर प्लस 2% करना है। मैं तो कह रहा हूँ पॉइंट्स में रखना बेटर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। Porter's structural analysis which of the following is not considered as an entry barrier। एंट्री बैरियर मतलब क्या होता है, तुम बिजनेस करना है और अब किसी और को नहीं आने दे रहे हो, दैट इज एंट्री बैरियर। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द एंट्री बैरियर, कि भैया मेरा प्रोडक्ट तो यूनिक है, मेरे बिजनेस में कोई आ नहीं सकता। स्विचिंग कॉस्ट हाई है, अगर एक बार आ गया तो कहीं जा नहीं सकता, तो कोई दूसरा आएगा तो भी नहीं जाएगा वो। कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत बड़ा है तो हर कोई आ भी नहीं सकता इस बिजनेस के अंदर। तो लो वैल्यू एडिशन, सर ये लो वैल्यू एडिशन कोई एंट्री बैरियर नहीं है कि मैं कम वैल्यू का सामान लेके दूसरे को रोकूं, दूसरा भी तो कम वैल्यू का सामान लेके आ सकता है। तो लो वैल्यू एडिशन करके कोई कम सस्ता सामान में ऐड करके दूसरों पे एंट्री बैरियर नहीं लगा सकता हूं। नाउ आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। Which of the following statement are true concerning all the three form of efficient market hypothesis? Equilibrium rate of return will prevail, securities of firm sell at their fair value, investor can't earn, ये तो फालतू बात है, investor can't earn a positive return, इसलिए both 1 and 2 ये याद कर लेना थोड़ा सा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर है सर 60। मिस्टर केतन, जो भी है, केतन है, कीर्तन है, जो भी है, अ पोर्टफोलियो मैनेजर मैनेजिंग अ पोर्टफोलियो जिसका बीटा कितना है 1.8, whose current market value is 1500 lakh, expected that market are likely to correct downward and hedging needs to be adopted using nifty fund, nifty future के थ्रू आप hedging कर रहे हो। करंटली इंडेक्स वैल्यू 9000 पे है और 200 यूनिट का एक लॉट है। मिस्टर कितन हैज 100% ऑफ पोर्टफोलियो, निफ्टी फ्यूचर कितने बेचे गए वो बताना। सिंपल सा फॉर्मूला था अपना, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू करंट बीटा माइनस रिक्वायर्ड बीटा कितना 100% हैज करना, मतलब रिक्वायर्ड कुछ भी नहीं है, डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ निफ्टी, तो 9000 इंटू 200, तो 1500 लाख करेंगे, 000000 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाय क्या करना 9000 और 200, 150, डन। तो 150 कॉन्ट्रैक्ट टू बी सोल्ड, डन। आगे बढ़ते नेक्स्ट। कुछ ऐसा सा ही क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है, लेकिन थोड़ा अलग है ना, ऐसा देखा नहीं वो तो, फिर भी तुमने 60 वाला तो कहीं ना कहीं देखा होगा, 61 वाला कहीं नहीं देखा। Eon लिमिटेड हैज अ बीटा 0.80 ईच BSE 300, उसका नाम क्या निफ्टी जैसे है वैसे BSE 300 है। BSE 300 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज वर्थ 100 यूनिट्स। बीनू anticipates a bearish market for the next 3 months and has gone short on the shares of 25,000 shares of EL in the spot market। उसको लग रहा है कि डाउन जाएगा और शॉर्ट करना चाह रहा है। EL shares are traded at ₹100। 3 months future BSE 300 is quoted at 15,500, 15,500 पे कोटेशन है इसका। What are the numbers of BSE 300 future contract to be taken by Binu A? Binu A पूरा इसका नाम है। If she want to hedge price risk to the extent of 125%। तो एक बार मैं देख लेता हूँ इसको कैसे करना है ना। 25,000 है और थोड़ा सा अलग टाइप का ना ये, 25,000 इंटू
अगर मैं करूं 0.8 इंटू 125% और डिवाइड क्या कर देंगे 100 25,000 25,000 इंटू 0.8 इंटू 125%, ओके, और डिवाइड बाय 100। मतलब बहुत ही क्या है क्या बताऊं, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, अजीब सा क्वेश्चन है और अजीब सा सॉल्यूशन है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है। क्या पता पूछ ले वो नालायक वापस से सर पूछा हुआ है, हाँ। अब इसमें क्या है ना, कोई हैजिंग वेजिंग का कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा अपन देखते आए हैं, ठीक है, अलग टाइप का है। वैल्यूज को इग्नोर मारा गया है, वैल्यूज को तो इग्नोर मार दिया, क्या कौन, तुम कौन, 15,500 तुम कौन, ठीक है ना, और बीएससी ये शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपए, तुम कौन। कुछ नहीं किया इसने, सिंपल क्या किया, 25,000 शेयर, 25,000 शेयर्स इंटू 0.8 हैज जो बीटा है, इंटू किस एक्सटेंट तक, हैज एक्सटेंड 125%, और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का साइज, लॉट साइज कितना है 100। मतलब बड़ा ही अजीबोगरीब सॉल्यूशन था ये वाला, बट एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया। मैं कहा चलो यार वापस तो नालायक ने अगर पूछा तो हम करने लायक तो रहे। ये नॉर्मल क्वेश्चन जैसा नहीं है कि हमारा पोर्टफोलियो है, अब हमको डाउन जाने का लग रहा है तो हम फ्यूचर के थ्रू हैज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तो सिंपल ये बोल रहा है कि बीटा इतना है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज इतना है, एंटिसिपेट कर रहा है बेरिश मार्केट in the next 3 months and has gone short on shares in the spot market। स्पॉट मार्केट में शॉर्ट कर रहे हैं भैया, कैसे पॉसिबल है स्पॉट मार्केट में शॉर्ट करना, बट ठीक है भैया, बंदा कर रहा है तो कर रहा है, स्टॉक लैंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म से करेगा, स्टॉक बोरो करके फिर शॉर्ट करना चाह रहा है, अब उसको हैज करने के लिए पूछ रहा है, तो एकदम अलग टाइप का है, तो दिमाग नहीं लगाने का, बस जैसा अलग टाइप का है पढ़ के साइड हो जाने का। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 62, मिस्टर पाटो, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आई थिंक आप ये खुद भी कर लेंगे। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 12 करोड़ है, इंटू बीटा 1.5 है, और ठीक है हैजिंग करना है, डिवाइड बाय 100% हैजिंग बोल ही दिया, 8,000 और 100 यूनिट्स, ठीक है। तो 12 करोड़, ये लाख हुआ, ये करोड़ हुआ, इंटू 1.5 डिवाइड बाय 8,000 डिवाइड बाय 100, 225, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। अजय ये क्या 2 बार हो गया, रिपीट हो गया, नहीं 1800 लाख है, करेक्ट डाउनवर्ड, इंडेक्स 8,200, 100%। अरे सर इस बार कॉन्ट्रैक्ट कितने बेचे गए वो बता रखा है और पोर्टफोलियो बीटा पूछा गया, तो बता देंगे, क्या दिक्कत है। 1,800 लाख, पोर्टफोलियो बीटा पता नहीं, करंट बीटा पता नहीं, 100% हैजिंग करना है, हाँ 100% हैजिंग करना है तो ये निल रहेगा, ओके। डिवाइड में क्या रखना, कॉन्ट्रैक्ट साइज 8,000 इंटू 200 यूनिट्स, और यहाँ पर 180, तो अब देखो 180 मल्टीप्लाई में लेके जाना, 8,000 मल्टीप्लाई में 200 लेके जाना, और जो वैल्यू है उसको 1800 लाख से डिवाइड करना, 1800 लाख 000000, 1.6 आ गया, डन, सिंपल। Which one of the following is not a part of market risk and why, में से कौन सा मार्केट रिस्क का पार्ट नहीं है। तो सर इक्विटी रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क ये मार्केट रिस्क होते हैं, लेकिन डाउनग्रेड रिस्क ये मार्केट रिस्क नहीं है, तुम्हारा खुद का गड़बड़ है, ये डाउनग्रेड तुमको किया गया, रेटिंग डाउन किया गया, तो ये मार्केट रिस्क नहीं है, ये तुम्हारा अपना रिस्क है, तुम्हारे में कमी है, रेटिंग डाउन, ओके रेटिंग डाउन कर देना, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क का पार्ट कौन सा नहीं है, तो मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ये सब फाइनेंशियल रिस्क है। ऑपरेशनल रिस्क इज नॉट अ फाइनेंशियल रिस्क, इनमें से कौन सा क्रेडिट रिस्क नहीं है, क्रेडिट रिस्क नहीं है, तो डिफॉल्ट रिस्क गड़बड़ कर देना, ये क्रेडिट रिस्क की ये आंसर है ना। Which of the following is not a part of credit risk, तो भैया डिफॉल्ट रिस्क इज अ क्रेडिट रिस्क, गड़बड़ कर दिया। डाउनग्रेड रिस्क, डाउनग्रेड हुआ किसी को तो भी पैसा डूबने का खतरा रहेगा। कंसंट्रेशन रिस्क मतलब एक ही पैसा किसी और को दे दिया तो भी डूबने का खतरा रहेगा। लिक्विडिटी रिस्क इज नॉट अ क्रेडिट रिस्क,
Liquidity risk is not a credit risk. Okay, next. A buyer of forward contract will make profit if buyer कब कमाएगा? सर बायर तब कमाएगा when future price is higher than the forward price. Future price is higher than the forward price. ये याद रखना. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का बायर कब कमाएगा? जब फॉरवर्ड जो प्राइस डिसाइड हुआ है उससे ज्यादा फ्यूचर में प्राइस हो. फ्यूचर प्राइस इज हायर देन द फॉरवर्ड. भाई मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं आऊंगा 500 में खरीदूंगा. अब एक्चुअल में फ्यूचर प्राइस 500 से ज्यादा होगा तभी तो मेरी कमाई होगी. बिल्कुल. नेक्स्ट 68. इफ द शेयर ऑफ BA लिमिटेड फेस वैल्यू 10 रुपए है. ये भी थोड़ा अजीब गरीब है ना, देखना. कोट्स 920 on NSE 3 month फ्यूचर प्राइस 950, बोरोइंग रेट इज 8%, एक्सपेक्टेड एनुअल डिविडेंड यील्ड. अब डिविडेंड यील्ड होता है तो हम जनरली क्या बोलते हैं कि सर वो डिविडेंड यील्ड है तो MPS पे होगा, लेकिन ये एक्चुअली डिविडेंड यील्ड है ही नहीं. आया तो अब क्या बताऊं, ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि डिविडेंड यील्ड से बनेगा ही नहीं. डिविडेंड यील्ड से बनेगा ही नहीं. 8 और ये 15 माइनस में नेगेटिव में चला जाएगा क्या? नहीं बनेगा. प्राइस ऑफ 3 month BA लिमिटेड फ्यूचर प्राइस. अब इसमें देखो इसमें होगा क्या, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन. ये 920 रुपए अभी शेयर का प्राइस है. 8% में इसमें ऐड करता हूं. 920 इंटू 8% इंटू 3/12 और माइनस कर देता हूं डिविडेंड. डिविडेंड कितना? 10 रुपए का 15%. देखते हैं एक बार, मैं खुद देख रहा हूं यहां पर कि भैया हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थोड़े से अजीब क्वेश्चन है यहाँ पर. जनरली हम क्यों लोग क्या करते हैं, स्पॉट प्राइस इंटू e⁻RT करते हैं, e⁻RT. और अगर डिविडेंड यील्ड होता है ना तो R + C - Y इंटू T करते हैं. Y इज द डिविडेंड यील्ड, पढ़ा रखा है तुमको. तो जनरली अपन ऐसा करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में शायद ये कुछ अलग कहानी कहता है. चेक कर लेता हूं मैं एक बार. 920 M प्लस में डाला, 920 इंटू 8% किया इंटू 3/12 M प्लस किया और 1.5 M माइनस किया 10, 936.9 एग्जैक्ट आंसर. एग्जैक्ट आंसर अगर आपको चाहिए ना तो यही करना पड़ेगा. मतलब यहां ये मान के चलना पड़ेगा, ये जो रेट है ना ये पर एनम सीसी नहीं है. पर एनम सीसी कंटिन्यूअस कंपाउंडेड नहीं है, कंटिन्यूअस कंपाउंडेड नहीं है. तो सिंपल 920 रुपए स्पॉट प्राइस प्लस इंटरेस्ट का कैरिंग कॉस्ट हो गया. तो कैरिंग कॉस्ट कितना? 920 रुपए पे 8% इंटू 3 महीने के लिए क्यों लिया, क्योंकि 3 महीने बाद ही अपने को प्राइस देखना है, माइनस 15%. डिविडेंड यील्ड इन्होंने दिया है ना वो एक्चुअली डिविडेंड यील्ड नहीं होना चाहिए, डिविडेंड रेट होना चाहिए. डिविडेंड रेट 15%, तब हम फेस वैल्यू पे अप्लाई करते हैं, वरना डिविडेंड यील्ड तो MPS पे ही लगता है. डिविडेंड यील्ड तो MPS पे ही लगता है. तो यहाँ पे डिविडेंड रेट होगा और ये फेस वैल्यू पे अप्लाई होगा. ये थोड़ा सा ध्यान रखने का था. तो अब इन्होंने बोनस मार्क्स दिए कि नहीं दिए ये तो आइडिया नहीं है, बट हाँ स्पॉट प्राइस इंटू e⁻RT करके या e⁻R + C - Y इंटू D करके ये नहीं बैठ रहा था, ये नहीं बैठ रहा था. ओके डन, आगे बढ़ो. मिस्टर ऋतव इन्वेस्टर बाय 100 शेयर्स ऑफ शुगर मिल. कितने में खरीदा? शेयर 210 पे. सेम टाइम राइट अ कॉल, 250 का कॉल इसने राइट किया, 20 रुपए वहां मिल गए. एक्सपायरेशन डेट को 280 रुपए, तो गेन और लॉस बताना है. तो देखो गेन और लॉस में ऐसा है, 210 वाली चीज 280 होगी, 70 रुपए का तो उधर फायदा हो गया, प्लस 20 रुपए प्रीमियम के मिल गए, 20 रुपए का उधर फायदा हो गया, 90 रुपीज. लेकिन 250 की कॉल 280 मार्केट में चल रही है, तो मतलब 250 पे हमने लिया था ना, 250 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल 280 चल रहा है, तो हमने लिया नहीं था, राइट किया था. सामने वाले को बोला था तुम आओ और 250 पे शेयर खरीद लो. अब रेट 280 हो तो वो आएगा खरीदने के लिए, 30 रुपए का नुकसान होगा, 30 रुपए का नुकसान. ये 60 रुपए का तुमको नेट फायदा मिल जाएगा. 70 रुपए क्या है बता देता हूं. 70 क्या है? 70 आया 280 माइनस 210, प्रॉफिट इन स्पॉट मार्केट. प्रॉफिट इन स्पॉट मार्केट. ओके 20 रुपए क्या है? 20 रुपए ऑप्शन प्रीमियम है जो आपको राइट करने पर मिला है. और 30 रुपए क्या है? 30 रुपए सर 30 रुपए है लॉस ऑन ऑब्लिगेशन अराइजेस.
ऑन कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन में जो ऑब्लिगेशन अराइज हुआ है उस पर 30 रुपए का नुकसान। ठीक है, डन। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिक्रीज इन स्टॉक प्राइसेस, स्टॉक प्राइस डिक्रीज होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? करंट प्राइस कितना है? 1515। याद है आपको रिस्क न्यूट्रल मेथड, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग FP2 होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, FP1 होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? तो ये स्पॉट प्राइस हो गया, देखो 1515, या तो ये 1818 जा सकता है, 1212 जा सकता है। तो FP1 हम कम वाला लेते हैं 1212, FP2 हम ज्यादा वाला लेंगे 1818। ओके, फिर उसके बाद स्ट्राइक प्राइस आपको बता रखा है 1515, रिस्क फ्री रेट 7%, रिस्क फ्री रेट है 7%, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिक्रीज इन द स्टॉक प्राइसेस। तो पहले अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज बता करते थे, याद है फॉर्मूला से, स्पॉट प्राइस इंटू 2e⁻RT। टाइम पीरियड कितना बताया इसने? सर टाइम पीरियड बताया नहीं, तो पूरा 1 साल मान लेना, माइनस FP1 डिवाइड बाय FP2 माइनस FP1। ओके, तो ये 1515 इंटू क्या करोगे तुम, e⁻RT, e⁻RT मतलब ये 7% है करीब, तो करीब 1.07 समथिंग आएगा ना, बट ठीक है तुम देख लो, 2.71828, 2.71828, और तो कुछ दे नहीं रखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर -1 किया इक्वल टू किया मल्टीप्लाइड बाय 0.07 किया इक्वल टू किया +1 किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1.072, 1.072। हालांकि इसमें भी है ना पॉइंट वो नहीं दे रखा अपने को, CC वगैरह रेट नहीं दे रखा। 725 चेक कर लेते हैं, माइनस FP1 कितना 12 और ये 18 माइनस 12 कितना आएगा 1515 इंटू 1.0725 माइनस किया 1212 डिवाइड बाय 606, 0.68125 आ रहा है इसका। और अगर अपन जैसे पूरा लेंगे ना, केवल 1.07 लेंगे ना अगर अपन, तो ज्यादा सही आएगा, 1515 इंटू 1.07 माइनस कर दो 1212, 409 आ रहा है, 409 डिवाइड बाय 606, 0.675 प्रोबेबिलिटी किसका आएगा? ऑफ FP2, ऑफ FP2। तो FP1 का प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? अपने आप माइनस कर देना, 1 माइनस 0.675, 1 माइनस 0.675। शानदार था, रिस्क न्यूट्रल मॉडल का क्वेश्चन था। प्राइस देखो, वैसे भी प्राइस इतना बढ़ सकता है, दो दो अपने को फ्यूचर प्राइसेस तभी देते हैं, या तो बायनोमियल या रिस्क न्यूट्रल, है ना। अब प्रोबेबिलिटी पूछिए, अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्राइस पूछे, तो हमेशा वो रिस्क न्यूट्रल में ही है। बायनोमियल में अपने को वो चीज नहीं मिलता सर, उसमें तो मिलता है वो, अरे वो ऑप्शन डेल्टा होता है, ऑप्शन डेल्टा नहीं पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्राइस पूछे तो रिस्क न्यूट्रल में जाना, ये फॉर्मूला आप लगा देना। इसके अलावा एक और तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता था, क्यों? क्योंकि 1515 से जो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, जरा वो देखो वैल्यू कितना है, 303, 303 डिवाइड बाय 1515, 20%, 20% ही डाउन है, 20% ही अप है। तो आप एक और फॉर्मूला लगा सकते थे, वो R माइनस डी अपॉन U माइनस डी वाला, उससे भी आ जाता। R कितना 1.07, ये 1 रुपए अगर है तो 7% बढ़ के 1.07, डाउन लिमिट कितना 1 रुपए, 20% गिर के 80 पैसा हो जाएगा, बढ़ के 1 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। ये शॉर्ट में भी कर सकते थे, शायद इसमें जल्दी हो जाएगा, -0.8 डिवाइड बाय 0.40, 0.675। सर ये क्या था? बता रखा है तुमको पढ़ाते टाइम कि दोनों तरीके से कैसे भी कर सकते हैं, कुछ नहीं है। यहाँ आपने 15 का लिया स्पॉट प्राइस का, यहाँ मैंने 1 रुपए का ले लिया, 1 रुपए में 7% बढ़ेगा तो 1.07 हो जाएगा, 1 रुपए में ही 20% डाउन करके मैंने इसका डाउन लिमिट पता कर लिया 0.8, और 20% ऐड करके मैंने जो अपर लिमिट है 1.20 वो पता कर लिया। तो U फॉर अपर लिमिट, D फॉर डाउन लिमिट एंड R हमने सिर्फ स्पॉट प्राइस इंटू E⁻RT लिया और कुछ नहीं।
तो 1.07 लेने से एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 07 समथिंग लिया तो थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा आंसर। अब इसमें ऑब्वियसली वो आता है ना, सीसी नहीं लिखा हुआ, 7% पर एनम सीसी नहीं लिखा हुआ। चलिए, तो सिंपल से भी आ सकता है आंसर, कोई गलत नहीं है। नाउ 70 हो गए, नाउ 71। Mr. KKM, an investor, buy a call option contract for a premium of 150. Exercise price 45 है, current market price 42 है. If the share price after 3 months reaches 50, what is the profit made by the option holder on exercising the option? तो भैया उसने एक्सरसाइज प्राइस क्या था 45, शेयर का प्राइस हो कितना गया 50, 5 रुपए उसने कमाए कि नहीं कमाए, कमा ली, 5 रुपए कमा लिए कितने पे 100 शेयर्स पे, कॉन्ट्रैक्ट साइज था 100 शेयर्स, ये उसका प्रॉफिट था। लेकिन उसने 150 रुपए देकर 150 देकर ये ऑप्शन खरीदा था, तो नेट 350, सिंपल। 72 की बात करें अगर हम, तो जून 2005 में 6 मंथ कॉल on stock with an exercise price 25 sold for ₹5. The strike price stock price is 20, risk free rate 5% per annum. How much would you be willing to pay for a put option? अच्छा, पुट ऑप्शन में कितना दे रहे हो, तो पीसीपीटी वाला फॉर्मूला लगाओ, क्या लगेगा सर, पीसीपीटी स्पॉट प्राइस टुडे प्लस वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन इक्वल्स टू कॉल प्राइस प्लस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय ई टू द पावर आरटी। तो स्पॉट प्राइस टुडे कितना है, आज का प्राइस 20 रुपए, पूछा गया है पुट का प्राइस पूछा है, ये लो जी पुट का पता कर देंगे। कॉल का वैल्यू दे रखा है 5 रुपए प्लस एक्सरसाइज प्राइस 25 रुपए दे रखा है, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको दे रखा है 0.9756, तो ये डिवाइड बाय ई टू द पावर आरटी ना करके 0.9756 कर दूंगा। सर आर हमको 5% ही लेना था क्या, हाँ 5% ही लेना था, और टाइम पीरियड 6 मंथ था ना, 6 मंथ 6 मंथ कॉल, 6 मंथ कॉल, तो 6 मंथ कॉल था, तो हमको 6 महीना ही चाहिए था, तो 6 महीने के लिए आप हाफ ईयर ले लोगे दिस वन, तो आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो कितना आ रहा है पुट का वैल्यू, अब देखो कितना आ रहा है पुट का वैल्यू, 25 इंटू 0.9756 प्लस 5 किया माइनस 20 किया 9.39, 9.39 डन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। Investor is bullish about X Limited, which trade in the spot market at 1150. He buy 2 call, ओके 3 महीने का 2 कॉल इसने खरीदा, कॉन्ट्रैक्ट साइज है 100 शेयर्स का, स्ट्राइक प्राइस 1195 है, प्रीमियम 35 रुपए का है। 3 मंथ लेटर शेयर का कितने का हो गया 1240 का हो गया, प्रॉफिट और लॉस बताना है, तो भाई स्ट्राइक प्राइस था 1195, वो 1240 हो गया, तो 1240 माइनस 1195 कितने का फायदा 45 का प्रॉफिट, उसमें से आप 35 रुपए आप ऑलरेडी प्रीमियम के दे चुके हो, तो 10 का नेट पे ऑफ रहेगा, देखा जाए तो 10 का ही नेट पे ऑफ रहेगा, 10 रुपए का नेट पे ऑफ रहेगा। लेकिन ये 10 भी किस पे है, ये तो एक शेयर पे है। अब अपने को क्या देखना है सर, अपने को है ना एक लॉट में कितने सर, एक लॉट में 100 शेयर्स है, एक लॉट में कितने 100 शेयर्स है, 1 कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 100 शेयर्स, और आपने कितनी कॉल खरीदी है 2 कॉल खरीदी है, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, ये जो नेट पे ऑफ है ना इंटू 2 इंटू 100, तो 10 इंटू 2 इंटू 100 2000, सिंपल। 2 कॉल 100 का लॉट साइज, ओके, और 10 रुपए का नेट पे ऑफ, डन। आगे बढ़ो, नेक्स्ट 74। प्रेजेंटली कंपनीज शेयर प्राइस इज 120, अभी 120 है, 6 महीने बाद प्राइस विल बी आइदर 150 विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.8, 110 विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.2, कॉल ऑप्शन एग्जिस्ट विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹130। व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट मैच्योरिटी डेट, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन क्या रहेगा, तो देखो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट FP2 क्या रहने वाला है, एट FP2 मतलब हायर प्राइस 150 पर, अगर शेयर का प्राइस 150 जो आता है और एक्सरसाइज प्राइस कितनी 130, तो 20 रुपए
वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन रहेगा एट FP2। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट FP1 की अगर मैं बात करूं तो अगर मार्केट में रेट 110 रुपए हो जाए तो 130 रुपए की कॉल का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। 130 में कोई खरीद के करेगा भी क्या? नल। अब इनका प्रोबेबिलिटी बात करते हैं, इनका प्रोबेबिलिटी कितना कितना है। इसका प्रोबेबिलिटी 0.8 है 150 होने का, और इसका प्रोबेबिलिटी 0.2 है। मल्टीप्लाई कर दो प्रोबेबिलिटी से, 20 इंटू 0.8, 16 रुपए। 16 रुपए क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन हो जाएगा ऑन द मैच्योरिटी डेट। डन। ऐसे क्वेश्चन हमने कर भी रखे हैं। नाउ 75 क्या कर रहे हैं? एन इन्वेस्टर बॉट 2000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर ₹90 पर शेयर। एक इन्वेस्टर ने क्या किया, 2000 शेयर्स खरीदे हैं 90 रुपए पे, इनिशियल मार्जिन 50%, काफी अच्छा है। तो इनिशियल मार्जिन कितना हुआ? जब सौदा एंटर हुआ तो 2000 शेयर 90 रुपए के हिसाब से 50% के हिसाब से 2000 इंटू 90 इंटू 50%, 90,000 का इनिशियल मार्जिन था, और मेंटेनेंस मार्जिन था कितना? 40%। तो 2000 इंटू 90 इंटू 40% इज द मेंटेनेंस मार्जिन। 80 इंटू 40%, 72,000 का मेंटेनेंस मार्जिन। ओके, फिर क्या हुआ? स्टॉक प्राइस डिक्रीज हो गया। स्टॉक प्राइस डिक्रीज हुआ 70 रुपए पर शेयर। 90 से वो 70 आ गया, 90 से वो 70 आ गया, 20 रुपए डाउन हो गया। तो वो 20 रुपए 2000 शेयर्स पे 20 रुपए जो डाउन हो गए, 40,000 रुपए आपके मार्जिन से कम हो जाएंगे, आपके मार्जिन से कम हो जाएंगे। दिस वन, इसमें से कम हो जाएगा। अब आपका बचेगा कितना? एक काम करेंगे, इसको हटा के 90 में से लेस कर देंगे। ये मेंटेनेंस मार्जिन। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, ये इस 90 में से कम कर देते हैं। 2000 इंटू 20, 40,000 90 में से माइनस कर देते हैं, बचेगा कितना? 50,000। अब आपका जो मार्जिन अकाउंट में बैलेंस है वो 72,000 से भी कम हो गया। सबने पढ़ रखा होगा ये कॉन्सेप्ट। 72,000 मेंटेनेंस मार्जिन से भी कम चला गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? कॉल करना पड़ेगा। कॉल कितना? अप टू द इनिशियल मार्जिन। अब इनिशियल मार्जिन कितना है? नाउ अपडेटेड इनिशियल मार्जिन है कितना? अब इनिशियल मार्जिन है सर 2000 शेयर्स, शेयर का प्राइस 70 रुपए और 50% इनिशियल मार्जिन। अभी 70 हो गया ना शेयर का प्राइस, तो 70 रुपए के हिसाब से इनिशियल मार्जिन देखा जाएगा। तो 2000 इंटू 70 इंटू 50%, 70,000 रुपए, 70,000 रुपए। अब आपका हमारे यहाँ पे मतलब ब्रोकर के पास 50,000 का बैलेंस है और 70,000 तक उसको लेके जाना है, तो कितना मार्जिन, एडिशनल फंड कितना डालना पड़ेगा? 20,000 रुपए और डालना पड़ेगा। सर वापस बोलना, इनिशियल मार्जिन पहले 90 रुपीज के हिसाब से था, पहले इनिशियल मार्जिन 90 रुपी के हिसाब से था। 50% कितना? 90,000। मेंटेनेंस मार्जिन था 72। मतलब अगर आपका मार्जिन अकाउंट में बैलेंस 72 से नीचे गया तो आपको इनिशियल मार्जिन तक का पैसा देना पड़ेगा। हुआ भी 2000 शेयर पे 20 रुपए का नुकसान होते हुए 40,000 जब माइनस हो गए तो आपका जो मार्जिन अकाउंट में बैलेंस है वो 90,000 से कम हो गया 50 पे आ गया, जो कि 72,000 से कम था। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इनिशियल मार्जिन तक आपको कॉल करना पड़ेगा। लेकिन इनिशियल मार्जिन कौन सा? अपडेटेड, क्योंकि शेयर का प्राइस भी तो डाउन हो गया, वो भी तो 90 से 70 पे आ गया। बिल्कुल, तो 70 के हिसाब से आप देखना कि इनिशियल मार्जिन कितना होगा। 70,000 रुपए, 70,000 होगा, 50,000 ऑलरेडी पड़े थे, 20,000 रुपए और देने से काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। A stock index currently stand at 7,000. Okay. रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 8%, कंटिन्यूस कंपाउंडेड बढ़ा गया, डिविडेंड यील्ड भी बता दिया, व्हाट शुड बी द फ्यूचर प्राइस फॉर 4 मंथ्स।
स्पॉट प्राइस इंटू ई टू द पावर आर प्लस सी माइनस वाई इंटू टी। तो स्पॉट प्राइस कितना है 7,000 रुपए इंटू ई टू द पावर आर, रिस्क फ्री रेट 8%, कैरिंग कॉस्ट नहीं है, डिविडेंड 4%, हटा दो। टाइम पीरियड कितना सर? टाइम पीरियड 4 मंथ्स कहीं देखा था, 4 मंथ्स इंटू 4/12। तो बस ये वाला वैल्यू तो आपको सॉल्व करके दे रखा है ना, e टू द पावर 0.08 माइनस 0.04 इंटू 4/12 दे रखा है तुमको, बस इसको 7,000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7,000 इंटू 1.013423 7093.961 आ गया फ्यूचर प्राइस। नेक्स्ट 76 के बाद in a put call parity the payoff of buying stock can be replicated by, put call parity में payoff of buying stock can be replicated, उसके जैसा और कोई सौदा स्टॉक खरीदने जैसा, तो सर कॉल खरीद लो या पुट राइट कर दो, ये भी लॉन्ग पोजीशन ही होता है। बाइंग स्टॉक इज अ लॉन्ग पोजीशन, बाइंग स्टॉक इज अ लॉन्ग पोजीशन, तो कॉल खरीदना और पुट राइट करना इज ऑल्सो अ लॉन्ग पोजीशन। तो रेप्लिकेट मतलब सेम, बाइंग अ कॉल यहाँ पे लॉन्ग है लेकिन बाइंग अ पुट शॉर्ट है ए के अंदर, राइटिंग अ कॉल बाइंग अ पुट, राइटिंग अ कॉल शॉर्ट है, राइटिंग अ कॉल शॉर्ट है, अपने को लॉन्ग पोजीशन देखना। नेक्स्ट बाइंग एंड सेलिंग कॉल एंड पुट विद द सेम स्ट्राइक प्राइस सेम एक्सपायरी, तो स्ट्रेडल हो गया, स्ट्रेडल। ओके, स्ट्रेंगल में क्या होता है सर? स्ट्रेंगल में ना जो स्ट्राइक प्राइस है वो सेम नहीं होता है, बाकी एक कॉल खरीदना और एक पुट खरीदना होता है या बेचना होता है। बाइंग एंड सेलिंग कॉल और पुट विद द सेम स्ट्राइक प्राइस बट डिफरेंट, स्ट्राइक प्राइस सेम है लेकिन एक्सपायरेशन डेट अलग अलग है, एक्सपायरेशन डेट अलग है, तो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ऑप्शन स्प्रेड, याद रखना हॉरिजॉन्टल ऑप्शन स्प्रेड। कवर्ड कॉल राइटिंग क्या होता है सर? कवर्ड कॉल राइटिंग, मैंने कोई शेयर खरीद रखा है और अब आप उसको कॉल के थ्रू कवर कर रहे हो, तो मैंने जो खरीद रखा है उसमें मेरा लॉन्ग पोजीशन है, कॉल के थ्रू कवर कर रहे हो तो तुमको शॉर्ट पोजीशन बनाना पड़ेगा, और कॉल का शॉर्ट पोजीशन कब होता है? सेलिंग का कॉल ऑप्शन। आगे बढ़ो, प्लेन वनीला इंटरेस्ट रेट स्वैप इन्वॉल्व, फिक्स टू फ्लोटिंग, फिक्स टू फ्लोटिंग रेट स्वैप, यही हमने पढ़ा है बार बार। कॉल के अंदर कॉल दे रखा है और मैक्सिमम लॉस पूछा है, भैया अनलिमिटेड रहेगा, पढ़ो मत भले ही। कॉल के केस में मैक्सिमम लॉस क्या होता है? अनलिमिटेड, ठीक है। इफ यू सेल अ कॉल, मैक्सिमम लॉस, अगर बायर होते ना अगर, तो मैक्सिमम लॉस होता प्रीमियम तक का, सेलर है तो अनलिमिटेड। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक अल्फाबेट विद रेस्पेक्ट टू द ऑप्शन measure the sensitivity of option price with respect to the volatility of the price of underlying asset, किसी अंडरलाइंग एसेट की प्राइस में जो वॉलेटिलिटी है उसके रिगार्डिंग ऑप्शन प्राइस में जो मूवमेंट होता है वो किस ग्रीक अल्फाबेट के कारण? तो वेगा, देखो V फॉर वॉलेटिलिटी, V फॉर वेगा, ऐसा याद रख लेना बस, V फॉर वॉलेटिलिटी, V फॉर वेगा, ठीक है सर। गामा, वेगा, रोथ, थीटा, ये सब अपन ने पढ़ रखे हैं ना, हम सब ने पढ़े हैं। क्या है सर ये हमारे? ये ऑप्शन ग्रीक्स है, ऑप्शंस में हमने पढ़ा था। Which one of the following Greek alphabet with respect to option measure the sensitivity option price with respect to the time to expiry? कौन सा अल्फा ग्रीक है ना आपकी काम कर रहा है टाइम टू एक्सपायरी, एक्सपायरी पे के साथ साथ, एक्सपायरी के साथ साथ उसकी वैल्यू कम हो रही है तो वो थीटा काम करता है, थीटा। ओके, टाइम टू एक्सपायरी थीटा काम करता है, टाइम वैल्यू थीटा काम करता है। ओके, ये अच्छा है सर। V for volatility, V for vega, T for time value, T for theta. Next, an option's theoretical value increase by 1.8 if interest rate is decreased. Interest rate down होने पर theoretical value बढ़ रहा है, ये किसका होता है? Raw of a put option, raw of a put option. Okay, then 1.8 is raw of a put option. 1.8 और से बढ़ रहा है इसका वैल्यू, इफ इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड बाय 1 देन 1.8 इज 1.8 टाइम्स बोल दो इज क्या? रॉ ऑफ पुट ऑप्शन। ऑपोजिट इनवर्स रिलेशन है इन दोनों में, एक बढ़ रहा है तो दूसरा गिर रहा है, कॉल होगा तो दोनों सेम चलेगा, कॉल होगा तो दोनों सेम चलेगा। ओके डन। नेक्स्ट 86, व्हेन द ट्रेड ओपन स्टॉक प्राइस रोलेक्स का था 250 260 तक गया और कॉल ऑप्शन का जो प्राइस है वो 25 से 29 तक गया। तो सिंपल है,
29 और 25 कॉल ऑप्शन की वैल्यू में कोई चेंज है? हाँ सर, 4 रुपए का। सेम टाइम शेयर प्राइस में कोई मूवमेंट? हाँ, 260 हो गया 250 से, तो 10 रुपए के शेयर प्राइस मूवमेंट पे ऑप्शन प्राइस में कितना मूवमेंट आया? 4 का। तो 0.4 इज द डेल्टा, 0.4 इज द डेल्टा। ओके, डेल्टा, वेगा, थीटा सब आपने देखा रॉन्ग, ठीक है। तो प्राइस में मूवमेंट का आपके ऑप्शन के वैल्यू में कितना इंपैक्ट आता है? दैट इज डेल्टा। नाउ नेक्स्ट, स्पॉट एक्सचेंज रेट। अब फॉरेक्स आ गया। स्पॉट एक्सचेंज रेट आपको दे रखा है एंड 6 मंथ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट भी आपको दे रखा है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ इंडिया 6 month T bill rate 6%, what would be the normal rate of US 6 month T bill? ओके, तो क्या रहेगा? स्पॉट अपॉन फॉरवर्ड। स्पॉट रेट कितना? 0.01182 और फॉरवर्ड कितना? 0.01190। नाउ अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0.01190 इंटू करना 1.03, डिवाइड कर देना 0.01182, ओके, -1 कर देना और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना। मल्टीप्लाई 2 क्यों करोगे? क्योंकि वो जो रेट आएगा ना, वो किसका आएगा सर? वो आएगा 6 महीने का, तो साल भर का करना होगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा। 7.40, 7.3942 आ रहा है, तो आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्पॉट रेट दे रखा है, एनालाइज फॉरवर्ड मार्जिन पूछा है विद टू द आस्क प्राइस। आस्क प्राइस के रिगार्डिंग फॉरवर्ड मार्जिन पूछा है, तो आस्क प्राइस के अकॉर्डिंग देख लेना, ये 78.9650 माइनस कर देना 78.1255 डिवाइडेड बाय प्रीमियम विद रेस्पेक्ट टू आस्क प्राइस पूछा, तो आस्क प्राइस तो हमने ले लिया, डिफरेंस डिवाइड में स्पॉट रेट का ले लेना इनटू 100। देखो जरा कितना आता है, 78.9650 माइनस 78.1255 डिवाइड बाय 78.1255 इंटू 100। ओके, और ये आया 1.074, और ये तो किसके लिए सर? ये 6 महीने के लिए, तो इंटू 100, इंटू क्या करना है अपने को सर? इंटू 2 कर देना, तो इंटू 2 करोगे तो 12 महीने का आ जाएगा, इंटू 12/6, 12 महीने का आ जाएगा। कितना? 2.149। सिंपल। चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं सर। क्या पूछा था सर इसमें? पता चल गया ना, स्पॉट रेट है, फॉरवर्ड रेट है, फॉरवर्ड मार्जिन पूछा है, बता दिया फॉरवर्ड मार्जिन कितना है, स्वैप पॉइंट्स बता दिए, ठीक है। देखो फॉरवर्ड मार्जिन मतलब स्पॉट से फ्यूचर के अंदर, स्वैप पॉइंट्स में नहीं, स्पॉट से फ्यूचर में कितना। डन, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, ये क्या बोल रहा है? मिस्टर जॉर्ज इज अ फॉरेक्स डीलर इन इंडिया, रेट्स ऑफ रूपी एंड यूरो इन इंटरनेशनल मार्केट आर यूएस डॉलर एंड यूएस डॉलर आपको दे रखा है। व्हाट विल बी द इज डैक कॉट ऑफ यूरो टू द कस्टमर? कितना होगा? आप खुद कर लोगे। देखो रूपी और यूरो का दे रखा है डॉलर में, तो मैंने कहा 1 रुपए इक्वल्स टू डॉलर दे रखा है तुमको 0.012572, फिर इधर एक यूरो में दे रखा है इक्वल टू डॉलर 1.117294। आराम से होले होले करना। डैक कोड चाहिए यूरो का, ओके, तो मुझे चाहिए रूपी अपॉन यूरो, रूपी अपॉन यूरो चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए रूपी अपॉन डॉलर इंटू डॉलर अपॉन यूरो, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। रूपी और डॉलर, ये डॉलर मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख देना है 0.012572, और डॉलर और यूरो के अंदर डॉलर की वैल्यू 1.117294। सॉल्व करके देख लो, 1.117294 डिवाइडेड बाय 0.012572, 88.871619, तो 872 हो गया। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्रॉस करेंसी रेट्स के क्वेश्चन है, कुछ नहीं। 90 डे फॉरवर्ड रेट बताना है, 90 डे फॉरवर्ड रेट बता दोगे क्या? मैंने कहा बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ। 1.60 डॉलर है ना, 1.60 डॉलर, हाँ, तो 90 डे इंटरेस्ट रेट दे रखा है, हाँ, तो डॉलर की रेट से मल्टीप्लाई करो 1.8%, ओके, 1.85%, 1.85% उसमें ऐड कर दो, तो क्या करूं? इंटू करना 1.0185। सर ये कैसे कर दिया आपने डायरेक्ट?
चलो मैं लिख के बता देता हूँ प्रॉपर। फॉरवर्ड रेट वैसे ही सेम 1 प्लस आर डी अपॉन 1 प्लस आर एफ इक्वल्स टू डायकोट के डायकोट फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट कर दो। अब आप क्या करोगे, 1 पाउंड इक्वल्स टू डॉलर 1.6 दे रखा है आपने को 1.6, तो लेफ्ट हैंड करेंसी पाउंड है ना, हम उसको फॉरेन करेंसी मान लेते हैं पाउंड को। ओके पाउंड मतलब यूके फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन करेंसी है तो 0.0135, ये 0.0135 1.35% मतलब 0.0135, ये फॉरेन कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट हो गया। होम कंट्री कौन सी, यूएस हो गई। होम कंट्री कौन सी, यूएस हो गई, तो यूएसए के अंदर 0.0185। अब डायकोट हमने लिया, डायकोट के हिसाब से, क्योंकि लेफ्ट हैंड करेंसी अगर हमने फॉरेन करेंसी माना है तो ये डायकोट है, डायकोट के हिसाब से फॉरवर्ड रेट इधर आएगा। स्पॉट रेट कितना, स्पॉट रेट अपने को 1.60 डॉलर दे ही रखा है। अब मैं तुमको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, क्या ये डॉलर है ना, डॉलर 1.60 को इन्वेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली यूएसए के अंदर करोगे ना 1.85%, तो इसमें इन्वेस्ट करना, इससे मल्टीप्लाई करना और दूसरा वाला से डिवाइड करना, दूसरा वाला से डिवाइड करना, तो 1.60 सिंपल सा 1.60 हमेशा इन्वेस्ट किस में होगा, ऑब्वियसली डॉलर तो यूएसए के अंदर होगा, 1.85 से ही मल्टीप्लाई करना, तो 1.85 के मतलब क्या 1 पॉइंट इंटू करना 1.0185 डिवाइड क्या कर देना 1.0135। फॉरवर्ड रेट आ गया है 1.60789, 1.60789 हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, Dazon Limited, an export customer who relied on the interbank rate 82.45/10 okay rupees per dollar, requested his banker to purchase dollar। बैंक वालों तुम मेरा बिल परचेज कर लो, कितने का है, $90,000 का, मतलब तुम डॉलर के बदले मुझे रुपए दे दो। व्हाट इज द रेट टू बी कोटेड, मतलब बैंक डॉलर खरीद रही है, ऑफर रेट, रेट कोटेड टू द डेजन। अगर बैंक चाहती है 0.20 का मार्जिन, तो सिंपल 82.45 ये इसका इंटरबैंक है। बैंक तुमसे, ये कस्टमर ठीक है, और ये तुम्हारा बैंक, और दूसरा अनदर बैंक, अनदर बैंक के पास भी ये जाएगा, तो अनदर बैंक ने कहा कि भैया हम डॉलर खरीदते कितने पे हैं 82.45 में, 82.45 रुपीज तुमको दे देंगे। तो इसने कहा फिर मैं इसको कितना दूं, मार्जिन है मेरा तो 0.20, तो 82.45 में से माइनस कर दो 0.20%, कस्टमर को ये इतना कम रुपीज और देगा, माइनस किया 0.20%, 82.2851 तो 82.29, बस सिंपल, और कम दे देगा इसको। भाई दूसरा वाला बैंक इसको 82.45 रुपीज दे रहा है $1 के बदले, तो ये और 20.2% अपना कमीशन काटते हुए कस्टमर को 82.29 दे देगा, सिंपल। RTG Limited wishes to earn a real rate of 10% from its project when the inflation recorded is 7%. What is the normal rate of the company would earn? ये ऐसा चलेगा 1 प्लस वही नॉमिनल डिस्काउंट रेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस रियल डिस्काउंट रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। तो रियल रेट हो गया क्या 1.10 और इन्फ्लेशन हो गया है 1.07, तो 1 प्लस एनडीआर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब एनडीआर भी आ जाएगा, कैसा 1.10 इंटू 1.07 माइनस कर देंगे 1, ये लो जी 17.7%। नेक्स्ट, an Indian company is planning to invest in US, an Indian company is planning to invest in US। अच्छा, इंडियन कंपनी यूएस में इन्वेस्ट करेगी। US inflation rate is expected to be 3%, that of India is expected to be 8% annually। if the spot rate currently इतना, तो क्या स्पॉट रेट एक्सपेक्ट करते हो भाई, मतलब फॉरवर्ड रेट एक्सपेक्ट करते हो, तो बता दो, सिंपल, क्या एक्सपेक्ट करोगे। कॉन्सेप्ट से जाओ तो भी बता सकते हो, और वैसे जाओ तो भी, फॉर्मूला से 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इन डोमेस्टिक कंट्री प्लस 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इन फॉरेन कंट्री। डॉलर इज द फॉरेन लेफ्ट हैंड करेंसी, मतलब हम उसको फॉरेन मानेंगे डॉलर को, और डाई कोड अप्लाई कर देंगे फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट।
डॉलर फॉरेन कंट्री, इंडिया में कितना है इन्फ्लेशन 8%, 1.08, ठीक है, और फॉरेन में है कितना 3%, तो 1 + 0.03। फॉरवर्ड रेट पता कर देंगे, स्पॉट रेट कितना 45। मजे की बात, 5 साल बाद का पूछा है। ओ तो टू द पावर 5 टू द पावर 5, अब कर लो तुम। ओहो ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है सर, वो आधा होता है 6 महीने का होता है तब तो 8% को 6/12 कर देते, 3% को 6/12 कर देते, लेकिन एक से ज्यादा साल का हो तो इस तरीके से करना। तो अभी कैसे करेगा, 1.08 इंटू इक्वल टू गया, 2 बार मल्टीप्लाई हुआ 3 4 5, डिवाइड में करेंगे 1.03 इक्वल टू 1 बार डिवाइड, 2 3 4 5 बार डिवाइड किया, जो वैल्यू है उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, 57.03548, तो 57.04 आ गया। ओके डन, सिंपल। ओ सिंपल तो नहीं था सर, अच्छा था क्वेश्चन, ठीक है अच्छा था। नेक्स्ट था सिंपल, किसी ने नहीं पढ़ रखा उसके लिए नया था। नाउ अ वैल्यूड कस्टमर एंगेज इन द इंपोर्ट बिजनेस इज इन नीड टू रेमिट यूरो, इसको यूरो चाहिए। ओके स्पॉट रेट आपको दे रखा है दैट ऑफ कितना रुपी पर डॉलर और डॉलर पर यूरो। व्हाट रेट विल अ बैंकर कोट टू बीएलसी इफ द बैंक मार्जिन इज 0.5%? क्या कोट करेगा, रुपी अपॉन, मुझे चाहिए रुपी अपॉन यूरो, मुझे चाहिए रुपी अपॉन यूरो। ओके रुपी अपॉन यूरो, तो क्रॉस करेंसी में अगर हम जाएं तो रुपी अपॉन डॉलर है और इनटू डॉलर अपॉन यूरो है। अब यूरो कस्टमर को क्या करना है, रेमिट करना है, रेमिट करना है तो वो खरीदेगा, तो बैंक क्या कर रहा है, ऑफर करेगा, सेल। यूरो बैंक क्या कर रहा है, सेल, यूरो सेल कर रहा है, ये मैंने यहाँ पे सेल लिखा, तो ये परचेज आएगा और ये सेल आएगा और ये परचेज आएगा। बेस करेंसी अगर सेल हो रही है तो ऑफर रेट देखना, ऑफर रेट रुपी और डॉलर का ऑफर रेट ये 65.57, 65.57, और डॉलर और यूरो के अंदर भी ऑफर रेट देखना है तो 0.8057। ऑफर रेट समझ में आता है ना, लेफ्ट हैंड करेंसी अगर सेल हो रहा है तो ऑफर रेट, लेफ्ट हैंड करेंसी खरीदा जा रहा है तो बाइंग रेट, लेफ्ट हैंड करेंसी मतलब बेस करेंसी, दिस वन। ये सेल हो रहा है तो ऑफर रेट लेना, ये खरीद रहे हो तो बिड रेट लेना। नाउ 65.57 इंटू करना 0.8057, 52.82। कुछ गलत है क्या, कुछ गलत किया गया, नहीं सर कोई गलत नहीं किया, पूरा करो तो सही। क्या आएगा, रुपीज आया 52.83 करीब आ गया, और पर यूरो। अब क्या करना सर, इसमें 0.5% खुद का मार्जिन भी ऐड कर दो, प्लस मतलब ये तो रेट कोटेशन है, बैंक वाले खुद का और जोड़ेंगे भैया, तुमसे है ना हर यूरो के बदले थोड़ा और ज्यादा लेंगे, और ज्यादा ही लेंगे, तो प्लस कर दो 0.5%, 53.09, 53.09 जो आंसर है ना इस वैल्यू के अंदर प्लस कर देना 0.50% कैलकुलेटर पे। ओके डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मतलब अगर आपसे आपको रुपीस देने हैं तब तो माइनस करके देंगे, कम मार्जिन काट के देंगे, अगर आपसे रुपीस लेने हैं तो मार्जिन में ऐड कर दिया जाएगा, मार्जिन को ऐड कर दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर तो ऐड किया गया, क्यों, क्योंकि आपसे रुपए लेने थे, और यहाँ पे माइनस किया गया क्योंकि आपको रुपए देने थे। डन, आगे देखो नेक्स्ट 95, United States dollar is selling in India at rupees 45.20. The interest rate for a 6-month borrowing in India 10%, corresponding rate in USA 4%. What would be the rate of forward premium or discount? सर ये तो इजी है, कुछ नहीं, डॉलर इक्वल्स टू 45.20, किसके लिए पूछा है, फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट। व्हाट वुड बी द फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट, तो लेफ्ट हैंड करेंसी के लिए पूछ रहा होगा, डॉलर के लिए पूछेगा फिर तो लेफ्ट हैंड करेंसी के लिए पूछना है, तो फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट, लेकिन ठीक है ओके 6 मंथ का है तो 12/6 इंटू 100,
लेकिन अपने पास है ना फॉरवर्ड रेट नहीं, तो पहले फॉरवर्ड रेट पता करना पड़ेगा। फॉरवर्ड रेट क्या आएगा? फॉरवर्ड रेट क्या आएगा? $1 इक्वल्स टू 45.20 दे रखा है ना तुमको, 45.20 रुपीज। तो रुपीज में इन्वेस्ट करोगे तो रुपीज में तुम रुपीज वाली रेट को लो, इंडिया को 10% है ना, 6 महीने का कितना होएगा? इंटरेस्ट रेट फॉर अ 6 मंथ बोरिंग इन इंडिया इज 10%। 10% ही ले लूं क्या? 10% ही ले लो। एक काम करो, पर एनम तो दे ही नहीं रखा है यहाँ पे, पर एनम दे नहीं रखा है, तो एक बार चेक करता हूं मैं। प्लस 10% किया और देखो फॉरवर्ड रेट कैसे आएगा। फॉरवर्ड रेट अगर अपन प्रॉपर करें, मेरे अकॉर्डिंग इसमें ना रेट फॉर अ 6 मंथ 10% उन्होंने दे रखा है, बट मेरे अकॉर्डिंग है ना ये 45.20 प्लस 5% और डिवाइडेड बाय 1.04 किया, माइनस 45.20 डिवाइड बाय 45.20। रुको, प्रॉपर ही सॉल्व करना पड़ेगा। चलो देखो कैसा आएगा फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट कैसे आएगा? व्हाट वुड बी द रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट। अब फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट के लिए अपने को क्या करना? फॉरवर्ड रेट पता कर दो। फॉरवर्ड रेट कैसे आएगा? 1 प्लस आर डी अपॉन 1 प्लस आर एफ। लेफ्ट हैंड करेंसी डॉलर रख देना, फॉरेन करेंसी रख देना, और फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट। अब अगर मैं 6 मंथ बोरिंग रेट इन इंडिया इज 10% लेके चलता हूं एज इट इज, तो ये 1 प्लस इंडिया के अंदर 10%, फॉरेन के अंदर 4%, फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट 45.20। तो फॉरवर्ड रेट क्या आ जाएगा? फॉरवर्ड रेट आ जाएगा 45.20 इंटू करना 1.10 डिवाइड करना 1.04, या 47.8077। ओके, अब तुम देखो 47.8077 माइनस 45.20 डिवाइडेड बाय 45.20, माइनस किया 45.20 डिवाइड बाय किया 45.20, या आया 5.7692। 5.88 नहीं आ रहा सर, कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ है क्या? चेक कर लेते हैं एक बार। तो जैसा सोचा था ना वैसा ही निकला। बदमाश है ये लोग, बदमाश। क्या करें सर, अब बदमाश की कोई है ही नहीं। इफ इंटरेस्ट रेट फॉर 6 मंथ बोरिंग इन इंडिया इज 10% पर एनम, कौन लिखेगा भाई? हाँ, ये कौन लिखेगा? तो 6 महीने का क्या आता है? अब आप कर सकते हो यहाँ पे 6/12, 6/12। अब आंसर बदल जाएगा यहाँ पर। मतलब क्या करे इंसान, इन लोगों के एमसीक्यूज भी है ना ऐसे आते हैं कभी कभी, तो बस पूछो मत सर, हम क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं, तुम भी ऐसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर करके देख लोगे रे, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना सीखो। सर इतना एडजस्ट, हाँ अब क्या कर सकते हैं ना। अब करो 1.05 से मल्टीप्लाई, 1.02 से डिवाइड, ये आया तुम्हारा रेट 46.53। 46.53। अब उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो, 46.53 के अकॉर्डिंग। 46.53 माइनस 45.20 डिवाइड बाय 45.20, ठीक है, जो आएगा। अब इंटू क्या करना? 12/6, 12/6 इंटू 12/6, 5.88, 5.88 100 से मल्टीप्लाई करोगे 5.88% आ जाएगा। ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 96, क्वेश्चन नंबर 96, ये देखते हैं। सर कितने हैं? बस अब खत्म होने वाला है, बाकी तो थ्योरी थ्योरी है, बाकी सब थ्योरी थ्योरी है। 2-3 क्वेश्चन है, 100 तक है प्रैक्टिकल बस, उसमें भी एक थ्योरी, मतलब 3 क्वेश्चन प्रैक्टिकल है बस। द रेट एट विच येन कैन बी परचेज विद द रूपी। द रेट एट विच येन कैन बी परचेज, आपको येन खरीदना है, हाँ, तो मतलब बैंक बेच रही होगी, रूपी अपॉन येन, बैंक बेच रही है, ठीक है। रूपी के सामने पाउंड है, फिर पाउंड को कैंसिल करने के, पाउंड के सामने डॉलर है, और फिर
डॉलर को कैंसिल आउट करने के लिए येन है, येन सेल करना है, ये मतलब ये अगर सेल करना है, मतलब हमको अगर खरीदना है, येन कैन बी परचेज, हम खरीदेंगे मतलब बैंक बेचेगा, हम खरीदेंगे मतलब बैंक बेचेगा। तो अब येन के आगे अपन लिख दो ऑफर रेट, येन लिख दो ऑफर रेट। ये सेल, तो ये परचेज, ये परचेज, तो ये डॉलर सेल, ये डॉलर सेल, तो इसके सामने वाला परचेज, ये पाउंड इधर परचेज, तो दूसरी जगह सेल, ये परचेज। अब बेस करेंसी हर बार सेल हो रही है, सेल हो रही है तो क्या लिया जाएगा, ऑफर रेट ही लिया जाएगा। तो ऑफर रेट ले लेते हैं हम रुपी और पाउंड में, ये रुपी 81.33, पाउंड और डॉलर में कितना पाउंड, 0.6498, और डॉलर और येन में कितना, डॉलर 0.01102। मल्टीप्लाई करके देखो, 81.33 इंटू 0.6498 इंटू 0.01102, ओके 0.58238, 0.5823824, ठीक है डन। नेक्स्ट क्या बोला, एक इंडियन ने इन्वेस्ट किया यूएस डॉलर 1 लाख इन यूएसए, ठीक है, व्हेन द यूएस डॉलर इज 72, अच्छा 1 लाख डॉलर लगाया जब 72 था। द इन्वेस्टमेंट हैज अप्रिशिएटेड बाय 10%, इन्वेस्टमेंट 10% से बढ़ भी गया। while the US dollar has become stronger by 4%, यूएस डॉलर 4% से स्ट्रॉन्ग हो गया। इन्वेस्टमेंट रूपी, रिटर्न इन रूपी बताओ। तो मैंने कहा देखो, जो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना वो कितना है, मेरा इन्वेस्टमेंट है 1 लाख डॉलर, और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 72 लाख रुपीस। अब 10% मेरा अप्रिशिएट हो गया, तो ये मेरा बन गया है 1,10,000 डॉलर, क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया डॉलर में, तो डॉलर मेरा बन गया कितना, 1,10,000 डॉलर, मैच्योरिटी वैल्यू 1,10,000 डॉलर। ओके, अब हुआ क्या, इसी दौरान डॉलर स्ट्रांग हो गया, 72 से कितना हो गया सर, डॉलर स्ट्रांग हो गया, हाँ। तो अभी डॉलर 72 से 4% बढ़ा दो, 72 प्लस 4%, 74.88 हो गया। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, मैच्योरिटी वैल्यू, तो 74.88 इंटू 1,10,000, 8236,800, मतलब तुमको 10,000 डॉलर का तो फायदा हुआ ही हुआ, साथ ही रेट का भी फायदा हुआ। रेट 72 से अगले ने कहा डॉलर स्ट्रांग हो गया, अच्छी बात है, तुम्हारे पास तो डॉलर ही है 1,10,000 डॉलर, डॉलर स्ट्रांग हो गया तो 4% वहां और फायदा, 72 का 74.88 हो गया, तो वैल्यू और बढ़ गई। तो माइनस किया 72 लाख डिवाइड बाय 72 लाख इंटू 100, तो देखा जाए तो मेरा रिटर्न 14.40% बैठ गया। वैसे तो 10% ही कमाया था, लेकिन 14.40% हो गया क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्पॉट रेट दे रखा है तुमको, 3 मंथ स्वैप पॉइंट्स दे रखा है, फॉरवर्ड रेट बताना है। तो पहले देखो स्वैप पॉइंट्स कैसे है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग जब भी होता है ना तो हम लोग क्या करते हैं सर, डिक्रीजिंग होता है ना तो हम लोग माइनस कर देते हैं। तो इसमें से तो 0.80 माइनस कर दो, इसमें से 0.70 माइनस कर दो, डन आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्स ने इंपोर्ट किया, यूएसए से इंपोर्ट किया है, तो डॉलर पे करना है। एक्स विल नॉट डू एज ए हेजिंग मेथड, सर डॉलर पे करना है तो डॉलर खरीदना पड़ेगा, लॉन्ग पोजीशन बना है डॉलर के अंदर, तो कॉल ऑप्शन खरीदने का पोजीशन, करेंसी फॉरवर्ड बाय किया है तो लॉन्ग पोजीशन, करेंसी फ्यूचर खरीदने का लॉन्ग पोजीशन। लेकिन क्या नहीं करना है, ऐसा पूछा है ना, तो क्या नहीं करना है भाई, ये सब तो करना ही है ना, क्या नहीं करना है, पुट ऑप्शन नहीं खरीदना है, बेचने का बात नहीं करना है डॉलर को, डॉलर तो खरीदना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, between 2000 and 2015 the yen per dollar exchange rate moved from yen 226.63 to yen 93.96, तो कहा येन जो रेट है वो डाउन हो गया, ठीक है। ड्यूरिंग द सेम 15-year पीरियड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन जापान रोज एंड यूएस सीपीआई रोज, ओके, इंडेक्स का वैल्यू बढ़ेगा इफ पीपीपी होल्ड ओवर द पीरियड, अगर परचेजिंग पावर पैरिटी होल्ड करता है तो आपको बताना है येन पर डॉलर कितना होना चाहिए था। ये तो एक्चुअल है, ये वाला तो क्या है, ये वाला तो एक्चुअल है, क्या होना चाहिए था तो हम बता देते हैं। देखो जापान का जो है, जापान एक्चुअली ये है ना येन था
येन अभी मैं अगर 2000 की बात करूं, 2000 में क्या था, 2000 में $1 इक्वल्स टू येन कितना था, 226.63 था। अब 2015 के क्या हालात देखो, 2015 में जो येन था, जापान में जो इंडेक्स है वो कितना हो गया, कैसे हो गया, जापान में जो इंडेक्स है वो क्या हो गया, कैसा हो गया, यहां से बहुत बड़ा फाइल हो गया ना, मेरे को पता है तुम्हारे दिमाग पे भी ये लोड बढ़ गया होगा, बट क्या कर सकते हैं, जो है ना। देखो 226.63 जो येन था, कहा ये बढ़ के 91 से बढ़ के कितना हो गया, 119, जापान में इंडेक्स इतना हो गया, तो जापान की करेंसी पे अप्लाई कर दो। ऐसे ही जो डॉलर है 1, तो यूएस के अंदर इंडेक्स 82.4 से बढ़कर 152.4 हो गया, तो वहां पे वैसे बढ़ा दो। अब इसका असर क्या हुआ, अब दोनों में देखना, पीपीपी होल्ड करता है, पीपीपी मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी, वहां पे इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ा वगैरह ये सब। अभी ये क्या होगा, $1 डिवाइड बाय 82.4 इंटू करना 152.4, ये तो हुआ 1.8495 डॉलर इक्वल्स टू येन कितना, 226.63 डिवाइडेड बाय 91 इंटू करना 119.2, 296.86। ओके, अब देख लो कितना आ रहा है, रेट पता चल जाएगा तुमको, 296.86 डिवाइड बाय 1.8495, तो $1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना, 160.51, 160.51। ओके डन, सिंपल। चलिए, तो अलग अलग क्वेश्चन अपने को करने को मिल रहे हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल हेजिंग टेक्निक, कौन सी इंटरनल हेजिंग टेक्निक है, तो लीडिंग मतलब अर्ली पेमेंट करना, मुझे लग रहा है कि भाई $1 इक्वल टू रेट बढ़ने वाला है, तो मैं अपना डॉलर का पेमेंट जल्दी कर दूंगा। नेटिंग करना मतलब अंदर से अंदर सेट ऑफ करना, किसी से लेना किसी को देना, हमने कहा डॉलर का डॉलर से ही सेट कर दिया, ये इंटरनल हेजिंग टेक्निक है। स्वैप, स्वैप में किसी दूसरे पार्टी के साथ हमको इंक्लूड होना पड़ता है, इसलिए ये नहीं, तो ये बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। हैज रेशियो क्या होता है, याद करना, रेशियो फ्यूचर टू द स्पॉट पोजीशन दैट अचीव एन ऑब्जेक्टिव सच एज मिनिमाइजिंग द रिस्क, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। फ्यूचर टू स्पॉट हमेशा याद रखना, फ्यूचर टू स्पॉट, स्पॉट टू फ्यूचर नहीं, फ्यूचर टू स्पॉट, फ्यूचर टू स्पॉट, फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट की तरह, फ्यूचर टू स्पॉट। Which of the following component of digital infrastructure is or are a messenger that process request and ensure seamless functioning of enterprise system? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई, ये याद करने होंगे, जिसने डिजिटल फाइनेंस पढ़ रखा है उसको तो पता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की बात करें, ब्लॉकचेन, कहा कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट है डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम का, मनी है, एसेट है, लेकिन लाइबिलिटीज थोड़ी ना है। ओके, फिर उसके बाद ऐसी कोई करेंसी, ऐसा कोई क्रिप्टो करेंसी जो जिसके पीछे रिजर्व में कोई करेंसी हो, कमोडिटी हो, अदर क्रिप्टो हो, स्टेबल कॉइन, तभी उसका प्राइस स्टेबल रहता है। which of the following are not component of infrastructure, stable coin is not a component of infrastructure, API होता है, cloud service होता है, internet होता है। which of the following is not a potential benefit of central bank digital currency, दिखाई देना वो नोट, डिजिटल नोट का नॉट अ पोटेंशियल बेनिफिट, ये तो बुराई है, स्कोप फॉर कमिटिंग इलीगल एक्टिविटीज वगैरह, ये सब तो बुराइयां हैं, ये बेनिफिट में थोड़ी ना काउंट होगा। ओके, Which of the following are the benefit of unified payment interface, यूपीआई का क्या बेनिफिट है, इन ऐप पेमेंट, इन ऐप पेमेंट, ठीक है जी। ओके, आगे देखो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजिटल एसेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजिटल एसेट, कौन सी एसेट नहीं है, तो फिनटेक, फिनटेक तो कंपनी है, ये कोई डिजिटल एसेट नहीं है। और एनएफटी 4 नॉन फंजिबल टोकन, 111 नॉन फंजिबल टोकन। चलिए, तो डन है, ये मैंने लास्ट में थ्योरी वाला थोड़ा फटाफट करवा दिया आपको। बाकी 111 एमसीक्यूज टोटल आपके कवर हो गए हैं, जो मुझे लगता है कि इस बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, या इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, एक रिवीजन हो गया आपके लिए। तो आई होप ये आपके लिए अच्छा रहा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।